मिथिला बाबू देखिए, आज आप बोले हुए थे कि अकाउंट में जो है ना आपको परिभाषा सब दे दीजिए, क्योंकि परिभाषा लिख के भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, तो परिभाषा याद करके भी पूरा हम पूरा नंबर ला सकते हैं। हम उस लैंग्वेज में लिखे जब हम 12th में, तो उस नोट से और अभी वाला नोट से मिला के लिखे हुए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि 12th में भी मेरा लेवल वही था जो आप लोग का लेवल होगा। तो इस चीज़ मतलब छोटा से छोटा वर्ड का हम ध्यान रखें कि आपको ये वर्ड नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में चेंज कर देते, हिंदी में चेंज कर देते। उस हिसाब से सबसे जो है ना आसान भाषा में हम लिखे हैं और आसान भाषा में दे रहे हैं, ताकि आपको देखिए अभी याद देखते देखते ही पूरा याद हो जाएगा। ठीक, उस भाषा में अब पूरा का पूरा कम से कम परिभाषा भी याद कर लिए ना, 2 नंबरी पर कवर अप हो जाएगा। आपको बता दिए क्यों, 2 नंबरी वहीं से कवर अप हो जाएगा आपको। तो परिभाषा देखिए आपको क्या है, पहला परिभाषा इसमें आपको ये है एनपीओ। पहला है गैर लाभकारी संस्था क्या है, एनपीओ। ठीक है, पहला परिभाषा होता है कि गैर लाभकारी संस्था क्या है। तो ये इसका क्या लिखेगा, ऐसा संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। मतलब क्या, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जबकि उसका मोटिव क्या रहता है, आपको सेवा करना होता है, कल्याण करना होता है। ठीक है ना, अर्थात क्या, अपने आप को प्रमोट करना, आपका जो धर्म है, हाँ, उसके बाद आपका जो कल्चर है, आपका सभ्यता है, उसको प्रचार करना है, क्या कहलाता है, एनपीओ कहलाता है। ठीक, तो ये याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, देख लीजिए, पूरा पूरा कवर अप करवा देते हैं। पहला परिभाषा ये याद कर लीजिएगा बाबू। उसके बाद आता है कि आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा क्या होता है। देखिए, चंदा, सब्सक्रिप्शन चंदा, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट रेगुलर बेसिस। यह ऐसी राशि होती है जिसे अलाभकारी संस्था के अपने सदस्य उतारे। मतलब मान लीजिए हम लोग मिलकर एनपीओ खोलेंगे, मतलब मान लीजिए अनाथ आश्रम खोलेंगे, तो अपना लोग जो पैसा देंगे 10 आदमी मिलकर, उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। बाहर के आदमी को आदमी जो देगा उसको बोलेंगे डोनेशन। डोनेशन भी याद करने का जरूरत है। बाहर का आदमी देगा वही पैसा, तो हम उसको बोलेंगे डोनेशन दिया है, हम देंगे तो सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक, तो डोनेशन का ये याद कर लीजिएगा। ठीक, ये ऐसी राशि होती है जो आपको उपहार के रूप में कोई देता है। ठीक ना, सम पर्सन देता है, जो कि एनपीओ का नहीं रहता है। मतलब ऐसे समझिए, बाहरी आदमी जो पैसा देगा उसको डोनेशन बोलेंगे, अपना लोग देंगे तो सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। ठीक, ये हो गया। फिर आता है लेगेसी। लेगेसी का थोड़ा याद कर लीजिएगा, लेगेसी पूछ देते रहता आपको। वसीयत क्या है, जब आदमी मरने लगता है ना, उस टाइम में कोई जमीन उमीन लिख देता है ना, उसी को बोलता है वसीयत देना। ठीक है, बोलेगा मरने टाइम बोल देगा मेरा जमीन है वहाँ पे 1 कट्ठा जो है, वहाँ का जमीन ना वहाँ पे अनाथ आश्रम बना देना, अर्थात क्या, वो लेगेसी है। ठीक, इतना कर लीजिएगा इसमें से। फिर आपको क्या आता है याद, कि आपको उसके बाद कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना कैश रिसिप्ट का सामेरी है, अर्थात क्या, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक लेखा अवधि के दौरान संगठन के नगद भुगतान और प्राप्तियों का सारांश। कितना नगद भुगतान हुआ है, पैसा आया तो लिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा जाएगा तो लिखेगा लिखेगा नहीं तो नहीं। ठीक, इतना कर लीजिएगा। फिर आता है क्या बाबू, रिसिप्ट एंड पेमेंट, आसान से आसान भाषा में दिए में। फिर आता है आपको क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए, इस सबका नोट हम अपलोड कर दिए हैं, हाँ, पढ़ाए हुए हैं, जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या देखिएगा बाबू, कि आय और व्यय खाता क्या होता है पता है, आय और व्यय खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हुए थे ना 11th, उसी की तरह होता है, समझे। और आपको कितना इनकम है या कितना एक्सपेंस है ना, एक टाइम मान लीजिए 1 साल में कितना आपका खर्चा हुआ है, कितना कमाया हुआ ना, उसको जो दिखाता है ना जो से अकाउंट में, उसी को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता बोलते हैं। ठीक, बस इतना कर लीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। उसके बाद आपको देख लीजिए क्या इसे पढ़ना है, इस चैप्टर में कुछ नहीं। एक आता है कैपिटल फंड, वो आपको जो है ना मॉडल पेपर में मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे क्या क्या करना है क्या नहीं। एक आता है क्या बाबू, पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर उतना नहीं करना है आपको, पार्टनरशिप। पहला चैप्टर में बहुत ज़्यादा परिभाषा है। पार्टनरशिप क्या है, एक सेकंड रुकेगा। पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी क्या है, और पार्टनर क्या है। देखिए, साझेदारी क्या है ये लिखना नहीं भूलिएगा। भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के अनुसार, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, तब परिभाषा लिखिएगा जो याद होगा। जब 2 या 2 से अधिक आदमी कोई लीगल बिजनेस, सोने आप बिहार में दारू बिजनेस शुरू कर देंगे 2 आदमी मिलकर, तो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगा, नहीं, लीगल बिजनेस हो जाना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, और लाभ हानि बांटना चाहिए। ठीक, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और जो आदमी मिलकर करता है, मान लीजिए आप और हम मिलकर कोनो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसको अपना दोनों पार्टनर हो गए, बात खत्म। तो वो दोनों क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा। ये कर लेंगे। फिर आपको क्या आता है आपको, उसके बाद आपको इधर कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। पार्टनर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या याद करने की जरूरत है।
गुडविल क्या है बाबू? देखिए गुडविल क्या है? ख्याति। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति, मतलब दिखने वाला नहीं संपत्ति है, जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है, जिसके कारण उद्यम ना मतलब बिजनेस उच्च लाभ कमाता है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिजनेस ड्यू टू विच इंटरप्राइजेज अर्न, मतलब ये ऐसा रहता है जो बिजनेस के वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक हो गया, गुडविल हो गया, ये हो गया गुडविल। गुडविल में बस इतना याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ एक दो और याद कर लीजिएगा बाबू, जो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या परिभाषा है, मॉडल पेपर में दिया होगा। सबसे आसान हम इसलिए नहीं लिखे कि मॉडल पेपर आसान भाषा में दिया है, और सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ विधि क्या है, उस दोनों का परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, अब पहला चैप्टर में कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड पूंजी कोष, पूंजी कोष क्या है ये मॉडल पेपर में बहुत बढ़िया से दिया है, इसलिए हम आपको नहीं लिखा है। इतना याद कर लीजिए, इतना चैप्टर तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा, उसके अलावा कुछ नहीं याद करना है जो होता है आपको, बस हो गया। उसके अलावा आता है क्या आपको, ये सब कुछ नहीं याद करना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कुछ नहीं याद करना है। लॉसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, उसने सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। मतलब अनुपात होता है जिसमें लाभ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, मीन्स दैट रेशियो इन विच पार्टनर शेयर डिक्रीज इन प्रॉफिट। अगर मान लीजिए पार्टनर का शेयर जो है डिक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट में से, तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो मतलब क्या, पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। ठीक, अगर आप लिख लिए हैं अभी तक तो तब तो आप वही याद करिए, समझे, वही याद करिए। फिर देखिए बाबू आपको क्या याद है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो रट जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता, ये तो रट जाइए, ये तो रट जाइए। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। पता क्या, जब हम संपत्ति या दायित्व को संपत्ति बेचने लगते हैं या पता करते हैं दायित्व कितना है, हाँ, तो मूल्यांकन करते हैं। यह वो खाता है जो संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्व के पुनर्निर्धारण के कारण होने वाले लाभ और हानि ज्ञात करने में के लिए तैयार किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर संपत्ति हम बेचेंगे या फिर हम ये पता करेंगे मेरे पास कितना लायबिलिटी, कितना कर्जा है, उसके लिए अब हमारे पास पैसा है कि नहीं, ये कौन बताता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बताता है। कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, कौन बताता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाता है। ये कब बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है बाबू, जब या तो कोई पार्टनर आता है जाता है, इस टाइम से बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। ये तो जरूरी याद कर लीजिए पुनर्मूल्यांकन खाता में। ठीक, उसके बाद आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं था, परिभाषा में आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो याद कर, सेक्रीफाइसिंग ये आपको डेथ ऑफ में भी कुछ नहीं याद करने का जरूरत है, इधर भी डेथ में भी कुछ परिभाषा याद करने का जरूरत नहीं है। डिजोलेशन में याद करने का जरूरत है, ठीक है बाबू, डिजोलेशन में आपको ये याद करने पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बता ही दिए हैं। एक आपको सरेंडर वैल्यू याद कर लीजिए, सरेंडर वैल्यू, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नहीं बताया है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो बताया है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पूछ देता है आपको। डेथ से पहले आप रिटायरमेंट पढ़िए, डेथ से पहले आप रिटायरमेंट पढ़िए। डेथ से पहले क्या होता है, रिटायरमेंट चैप्टर दिया हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का देख लीजिएगा, एडमिशन का रिटायरमेंट दोनों देख लीजिए। एडमिशन भी वो इसी तरीके से, एडमिशन भी देख लीजिएगा और रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई साझेदार की किन्हीं कारणवश, कोई भी कारणवश जो है ना अपने संबंध को तोड़ के फर्म छोड़ के जाता है ना, उसी को बोलता है कि आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें क्या देखिए, जब कोई पार्टनर क्या होता है फर्म छोड़ के जाएगा ना, कोई भी कारण हो सकता है फर्म छोड़ने का, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं दे रहा है, उस कारण से, कोई भी कारण से फर्म छोड़ के जा रहा है, हाँ, तो वो अपना जितना भी अकाउंट का सेटलमेंट कर लेगा कि देखो हमारे पास कितना पैसा बन रहा है, हमारा पैसा दे दो, हम जा रहे हैं। तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, साझेदार का अवकाश ग्रहण। उसी तरह से आपको क्या पढ़ेंगे हम, आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा एडमिशन, ठीक है, एडमिशन आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। एडमिशन जब दो पार्टनर जो है ना, या दो से अधिक पार्टनर जो है ना, पार्टनरशिप बिजनेस चलते रहता है, किसी तीसरे को पार्टनर को लाते हैं तो उसी को बोलते हैं एडमिशन। मतलब क्या, जितना भी पार्टनर है, अगर कोई नया पार्टनर को लाते हैं उसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको हम, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। ठीक, सबके सहमति से, ऐसा नहीं कि सब सहमति, जितना पार्टनर है मान लीजिए 50 आदमी मिलकर बिजनेस किए, 50 आदमी सहमति है एक आदमी को लाना चाहेंगे तभी वो आएगा, अर्थात क्या, उसका एडमिशन हो रहा है। ठीक, ये फर्म का विघटन हो गया, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर आता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदार का विघटन क्या होता है बाबू, साझेदारी का विघटन। यहाँ पे देखिए दो चीजें, फर्म का विघटन
तो फर्म बंद होगा। फर्म का विघटन मतलब क्या, फर्म पूरी तरीके से बंद हो गया, उसको बोलते हैं फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का विघटन, मतलब क्या, आप और हम मिलकर बिजनेस कर रहे थे, आप मान लीजिए कि आप और हम मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और मान लीजिए कि आपका मन मुटाव हो गया, आप बोले कि पूरा दिन हम काम करते थे, हम आपको 50-50 पहले बांटते थे, 50%, आप 50-50 नहीं लेंगे, अब हमको दो 70%, आप बोलिएगा, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम में फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बदलेगा, सब कुछ बदलेगा ना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। फर्म ने पूरा बिजनेस बंद नहीं हुआ, क्या हुआ, आप और हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बदलाव होगा, उसको बोलेंगे साझेदारी का विघटन। क्या बोलेंगे उसको हम, साझेदारी का विघटन बोलेंगे उसको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, पार्टनरशिप जो अपना दोनों पार्टनरशिप बनाए हुए थे एकदम कि पैसा हम 50% तुम ले लेना, 100 रुपये कमाएंगे तो 50 रुपये तुम ले लेना, 50 रुपये हम, लेकिन आपको मन मुटाव हो गया, बोले भर दिन हम काम करते तो हम 70 रुपया देंगे, तुमको 30 रुपया देंगे, हम मान गए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से क्या बनेगा, सब कुछ फिर से चेंज होगा, उसी को बोलते हैं क्या, क्या हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। क्या हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। फिर एक रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता का भी परिभाषा याद कर लीजिए। क्या होता है, जब फर्म बंद होने लगता है तो हम संपत्ति बेचते हैं या फिर हम कर्जा का पेमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आप बिजनेस बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो भी कुर्सी टेबल सब होगा सबके सब बेचेंगे। हाँ, अब मान लीजिए कर्जा कुछ चीज़ उधारी सामान लिए तो उसको पैसा देंगे। इस सब के लिए जो अकाउंट बनाते हैं ना उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, ठीक ना, वसूली खाता। वसूली खाता क्या, नाम मात्र खाता है, ठीक। इसे फर्म के संपत्तियों को बेचने तथा दायित्व को भुगतान के लिए बनाया जाता है, कि फर्म के संपत्ति बेचते हैं या फिर मान लीजिए कर्जा का भुगतान करते हैं, उसके लिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। ये हो गया। फिर आता है कंपनी। कंपनी का परिभाषा याद कर लीजिएगा, कंपनी क्या है, कंपनी क्या है इसका परिभाषा याद कर लीजिए। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम, कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इसका विशेषता भी याद हो जाएगा, सब उसी में। तो ये याद कर लीजिए, कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना कानून एवं या अधिनियम के द्वारा अंतर्गत क्या है कराया जाता है, ठीक। ये मालिक से सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब क्या, मालिक अलग हो गया, उसका कंपनी अलग हो गया, ठीक ना, तो ये होता है। फिर आपको क्या करिएगा बाबू, तो ये प्राइवेट कंपनी के बारे में ये याद कर ली, निजी कंपनी के बारे में परिभाषा भी पूछेगा तो आप इतना चीज़ लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मिनिमम 2 आदमी रहना चाहिए, मैक्सिमम 200 आदमी रहना चाहिए, मिनिमम रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख से जो है ना, प्राइवेट कंपनी आप खोलेगा तो 1 लाख रुपये कम से कम रहना चाहिए रजिस्टर्ड कैपिटल। उसके बाद आप इशू नहीं कर सकते शेयर, इतना लिखिएगा प्राइवेट कंपनी में। फिर आता है पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 आदमी रहना चाहिए, ठीक। पब्लिक कंपनी का ये क्राइटेरिया है। फिर देखिए आपको मैक्सिमम कितना रह सकता है, मिनिमम 5 लाख रुपये जाकर आप रजिस्टर कीजिए। हाँ, शेयर डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक ना, ये इतना लिखिए, डी तक 4 पॉइंट लिख देंगे, बस हो गया। कंपनी का नाम लिमिटेड नाम से इशू होता है, किस नाम से इशू होता है, लिमिटेड नाम से, ठीक। किस नाम से होता है इशू, लिमिटेड नाम से, इतना कर लेंगे। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कर लेंगे। फिर आता है क्या आपको बाबू, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कर लिए हम, हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रोस्पेक्टस क्या है ये याद कर लीजिए, प्रविवरण क्या है ना ये याद कर लीजिए। यह एक कानून पत्र होता है जिसके द्वारा निवेशक या जनता को कंपनी अंशों के या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब क्या, जब आप कंपनी खोलिएगा ना बाबू तो क्या करिएगा, आप एक प्रोस्पेक्टस नाम से निकालेगा। मतलब क्या, आप मान लीजिए एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो एडमिशन के टाइम में आपको देता है एक चीज़, उसको बोलता है प्रोस्पेक्टस। आप स्कूल में एडमिशन कराने जाइएगा बच्चा सबके या फिर अपना, तो आपको प्रोस्पेक्टस देगा जिसके बारे में लिखा रहेगा कि कॉलेज में इतना टॉपर निकला है, कॉलेज इस साल स्थापना हुआ था, इतना टीचर है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इतना का प्लेसमेंट हुआ है, मतलब हर एक चीज़, ताकि आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से कंपनी में आप जो शेयर खरीदेगा ना, कंपनी में अपना प्रोस्पेक्टस निकालेगा कि देखिए इतना आदमी है, इतना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हाँ ये पिछले साल हम इतना पैसा कमा के दिए थे, आप भी पैसा दीजिए, मतलब हर एक चीज़ प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। प्रविवरण उसी को बोलते हैं, ठीक। शेयर क्या होता है, इससे ज़्यादा परिभाषा याद करना है। जब हम कैपिटल पूंजी को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं उसी को बोलते हैं अंश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, अंश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, अंश बोलते हैं। शेयर याद कर लेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे, अंश पूंजी, ठीक। इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, अधिकृत पूंजी क्या है, ये याद कर लीजिएगा। हाँ, यह किसी भी कंपनी का अधिकतम पूंजी होता है। अधिकृत पूंजी मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या, मैक्सिमम,
ठीक। इसका दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कैपिटल होता है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, समझे। पूंजीकृत या अथवा नाम मात्र पूंजी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इशूड कैपिटल क्या है, निर्गमित पूंजी क्या है, इसका भी याद कर लीजिएगा। कैपिटल में से जितना इशू कर देता है, मतलब क्या, रजिस्टर्ड के, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख शेयर है, 5 लाख में 2 लाख हम शेयर इशू कर दिए, जनता को दे दिए, उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, ठीक है ना। पूरा का पूरा थोड़ा निर्गमित कर देता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखिए बाबू क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी याद करें, प्रार्थित पूंजी। अब मान लीजिए 5 लाख में क्या किया, 5 लाख मेरे पास रजिस्टर्ड कैपिटल है, 2 लाख रुपये हम जनता को दे दिए, 2 लाख हम जनता को इशू कर दिए, उसमें से मान लीजिए 1.5 लाख जो है ना जनता क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर दिया, मतलब बोला कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, उसको बोल रहे हैं प्रार्थिक पूंजी। उसमें से भी 1.5 लाख में से 1 लाख ऐसा आदमी था जो हमको पैसा दिया, उसको बोल रहे हैं पेड अप कैपिटल। हाँ, पेड अप कैपिटल, जो पैसा जितना पेड किया, मान लीजिए कि 50 रुपया मांगे तो 20 रुपया पेड किया, तो पेड अप कैपिटल वो हो जाएगा, उतना याद कर लेंगे इसमें से, ठीक ना, और कुछ नहीं याद करेंगे इसमें से। पेड अप कैपिटल देंगे, कॉल्ड अप ही छोड़ेंगे अंतिम में। याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी, मतलब क्या, यह प्रार्थित पूंजी का वो भाग होता है जिसमें कंपनी किस्तों में मांगती है। मतलब क्या, हम बोलते हैं क्या बाबू कि तुम 10 रुपया दो, और 10 रुपया तुम एक बार नहीं दे सकते हो, हम बोलेंगे तुम 2 रुपया दे दो पहले बार में, तीसरा बार में 3 रुपया दे देना, फिर आपको तुम 5 रुपया अगले बार में दे देना। उसी बोलते हैं कि जितना जितना मांगता है, पहली बार मांगे तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, हाँ, दूसरा बार मांगे 3 रुपया तो वो कॉल्ड अप हो गया। मान लीजिए 5 रुपया मांगे हम, 5 रुपया कॉल्ड अप हो गया, 5 रुपया मांगे, लेकिन सिर्फ में आप उसमें से कितना दिए, 2 रुपया दिए, आप कितना हो गया मेरे पास कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 2 हो गया, सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया हो गया पेड अप कैपिटल, 2 रुपया हो गया मेरा पेड अप कैपिटल। हम मांगे 5 रुपया तो वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, आप दिए जितना हमको वो हो गया पेड अप कैपिटल, ठीक। लेकिन सब्सक्राइब पूरा का पूरा किए हैं, मतलब 5 लाख इशू किए, रजिस्टर्ड कैपिटल, मेरे पास 5 लाख शेयर है जिसमें 2 लाख जनता को दिए, अर्थात इशू किए हैं, इशूड कैपिटल हो गया, जिसमें 1.5 लाख जनता सब्सक्राइब किया, बोला कि 50,000 नहीं लेंगे, तो कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल 1.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर का परिभाषा, इक्विटी शेयर का परिभाषा याद कर लेंगे, बस बात खत्म, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ एक ही चीज अंतर रहता है, इक्विटी शेयर में आपको रेट फिक्स नहीं रहता है कि इतना % से देंगे, जबकि प्रेफरेंस शेयर में रेट फिक्स रहता है। डिबेंचर देखिए बाबू, डिबेंचर का परिभाषा कर लेंगे, क्या है डिबेंचर का परिभाषा, ऋण पत्र, यह एक प्रपत्र या डॉक्यूमेंट होता है, इसे समझिए, प्रलेख मतलब का डॉक्यूमेंट होता है जिसे ब्याज या पूंजी की वापसी की शर्तें होती है। मतलब क्या, आप जो जाइएगा ना, जैसे बॉन्ड पेपर देखिए, आप किसी से कर्जा लिए है, नहीं लिए है ना, दोस्त के अलावा, अगर आप मान लीजिए किसी महाजन के पास कर्जा लेंगे तो बॉन्ड पेपर बना लेता है, उसी बॉन्ड पेपर को जो है ना बिजनेस में डिबेंचर बोला जाता है। मतलब क्या, आपको पैसा देगा वो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ लेगा ना, तो आपका साइन लेगा, उस पर मोहर रहेगा, कितना % से आप ब्याज दीजिएगा, मतलब हर एक चीज़ लिखा रहता है, जिसको बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंट को डिबेंचर बोलते हैं। कॉमर्स में क्या बोलते हैं उसको, डिबेंचर बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं, ठीक, जिसके सहारा ऋण लेता है कोई भी बिजनेस, ठीक। कि इसमें क्या क्या रहता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है, कब हम पैसा वापस करेंगे, मतलब हर एक चीज़ रहता है इस पर, उसको बोलते हैं डिबेंचर, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है बाबू, अब मान लीजिए हम कर्जा लिए थे 2 लाख रुपया, तो कभी न कभी मान लीजिए कि हम कर्जा लिए हुए थे, अपना जमीन के कागज गिरवी रख दिए थे उसके पास, तो जमीन के कागज कभी न कभी हम वापस ले लेते हैं ना, उसी तरह से क्या किए थे हम, जो किए हुए थे ना कर्जा तो लिए हुए थे ना बिजनेस में, कॉमर्स में बिजनेस में हम कर्जा लिए हुए थे बाबू, तो क्या हुआ, 2 लाख रुपया लिए हुए थे, तो वो हमारे डिबेंचर पर साइन करवा लिया। तो अब हम क्या कर देंगे, हम उसको बोलेंगे कि 2 लाख रुपया तुम लो और डिबेंचर कैंसिल करो, डिबेंचर हमको दे दो, बस बात खत्म, ठीक ना। तो वो क्या होता है, रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब पैसा जो लिए हुए थे हम, उसका हम क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, मतलब क्या, सॉरी, ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं, उसको बोलता है, समझे। वो फिर एक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का परिभाषा याद कर लीजिएगा। यह एक ऐसा विवरण होता है जिसमें किसी खास तिथि को व्यवसाय से संबंधित सूचना का वर्णन रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहता है, एक साल में कितना बिजनेस का क्या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन कौन आया, कौन कौन गया, मतलब हर एक चीज़ रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
ठीक, इतना कर लीजिएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परिभाषा याद करिए। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या होता है? यह किसी कंपनी का बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से कंपनी का प्रदर्शन कर मूल्यांकन करता है। मतलब मान लीजिए एनालिसिस करना, आप भी किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा ना, पहले एनालिसिस करिएगा कौन कॉलेज में, किसका कॉलेज में प्लेसमेंट बढ़िया रहता है, कौन सा कॉलेज हमको बढ़िया रिजल्ट देता है, मतलब हर एक चीज़ का एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस मतलब क्या होगा? अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस में, आप पहले क्या करिएगा? एनालिसिस करिएगा, विश्लेषण करिएगा। किसके थ्रू करिएगा? कंपनी के बैलेंस शीट के थ्रू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू और कैश फ्लो के थ्रू। ठीक, उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गया बाबू, इतना इस चैप्टर से कर लेना, बस यहाँ तक कर लेना, उसके अलावा नहीं। फिर जो बाकी जो बचता है आपको, जो नेक्स्ट चैप्टर जो सबसे ज़्यादा दिया है आसान भाषा में, तो कौन चीज़? तो मॉडल पेपर में दिया है कि 2 चैप्टर सिर्फ बच गया है, जिसमें से आपको हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक चैप्टर का नाम होता है कौन सा होगा? एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक अकाउंटिंग रेशियो। इससे भी बहुत ज़्यादा परिभाषा पूछा जाता है, तो आपको याद करने का जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ उससे 2 चैप्टर से 8 पूछना है याद। पहला है वर्किंग कैपिटल क्या है, कार्यशील पूंजी। करंट रेशियो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, रहतिया आवर्त अनुपात क्या है, क्विक और लिक्विड रेशियो तरल अनुपात क्या है, डेट इक्विटी रेशियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऋण क्षमता अनुपात ऋण देता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, नॉन कैश आइटम किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं। मतलब इतना का इतना क्या करना है आपको? परिभाषा रट जाना है। क्या करना है? इतना का इतना परिभाषा आपको रट जाना है। क्या करना है? इतना कितना आपको परिभाषा रट जाना है, बस बात खत्म। इतना कितना करना है, उसके अलावा कुछ होना है। ठीक, ये हो गया। उसके अलावा आपको कहीं पे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये हो गया, कम से कम हो गया होगा कितना? 35 से 40 हम जो है ना आपको परिभाषा अभी तक में हम बता दिए हैं। इसके अलावा आपको ना तो कहीं जाना है, ना तो कोई कुछ पढ़ने का जरूरत है। परिभाषा में तो कुछ करने का जरूरत नहीं। सिर्फ एक जो बच जाता है कंपनी से, स्वीट इक्विटी शेयर, अगर होगा तो ये भी याद कर लीजिएगा, बस बात खत्म। वो भी कंपनी चैप्टर से, ये जो शेयर और इशू ऑफ शेयर से है, वो स्वीट इक्विटी शेयर कर लीजिएगा बस। उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। जय मिथिला। थैंक यू सो मच।